On popular demand, here is a one-shot video talking about two important regional organizations in Central and South America and 5 important places in news in Central and South America. आप अगर अपने प्रीलिम से पहले कोई स्पेसिफिक आईआर रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बिकॉज ये वीडियो भी मैं स्टूडेंट्स के स्पेशल डिमांड पे ही बना रहा हूं। पहली कम्युनिटी की मैं बात करूंगा, पहली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूंगा, कैरिकॉम, जिसको कैरिबियन कम्युनिटी भी कहते हैं। इसमें 15 फुल टाइम मेंबर्स हैं, जैसे कि जमाइका, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, बारबेडोस, गयाना। अब इसमें अगेन सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज भी हैं और साउथ अमेरिकन कंट्रीज भी हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हैं, अगर आपको मैप में दिखाऊं, सो देखिए जैसे कोलंबिया, वेनेजुला, मेक्सिको, ये अभी ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका में से आ गया, कोलंबिया, वेनेजुला साउथ अमेरिका में से आ गए। देन आप देखो डोमिनिकन रिपब्लिक, पोर्टो रिको, ये अगेन कुछ आइलैंड कंट्रीज हैं, कुछ टेरिटरीज हैं जो कि कैरिबियन सी में लाया करती हैं। अब आप यहां पे देख सकते हैं कि जैसे बिलीज है, बिलीज एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। गयाना, सरेनेम साउथ अमेरिका में आ गए। देन यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज आ गई जो कि कैरिबियन सी में है। ये फुल टाइम मेंबरशिप एंजॉय करते हैं। तो इसमें 15 मेंबर्स हैं, 14 मेंबर कंट्रीज हैं प्लस 1 एसोसिएट मेंबर है। वो एसोसिएट मेंबर का नाम क्या है मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो 15 मेंबर्स में से एक एसोसिएट मेंबर है जो कि डिपेंडेंसी है इस कैरिकॉम ग्रुपिंग में, उसका क्या नाम है मुझे प्लीज वो बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके। अब वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कम्युनिटी इज टू होली सोली हैव इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद इन दिस ब्लॉक। Now when we talk about economic integration, also एक और यहाँ पे important यहाँ पे objective आता है, which is कि maximum foreign policy convergences कैसे आ सकते हैं amongst all these countries। और जब again foreign policy और economic convergences की बात आ रही है, then fundamentally इन सब countries में एक और बहुत common convergence है। वो क्या है? वो है about the advocacy against the changes and the disasters happening because of climate change and the fight against climate change। तो ये जो कैरिबियन कम्युनिटी कंट्रीज है, they are advocating for the small island countries। why? because जो small island countries हैं, for example पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज की बात करें, कुक आइलैंड्स है, तुवलू है, और भी बहुत, सोलोमन आइलैंड्स हो गए। अब ये सब कंट्रीज जो हैं they are on the verge of being extinct। why? because sea level यहां पे rise कर रहा है, because of the melting of the ice caps, melting of the glaciers, तो sea level rise कर रहा है। so therefore जो island countries हैं जो कि सी लेवल से इतना ऊपर नहीं है, वो वहां पे प्रोबेबिलिटी बहुत है कि आने वाले टाइम में बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड बिकॉज ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स ये आइलैंड कंट्रीज कंप्लीटली सबमर्ज कर सकते हैं। एंड देयरफॉर ये एक बहुत कॉमन कंसर्न है फॉर द कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज ऑल्सो, एंड दे शेयर दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव विद द पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज एज वेल। सो ये फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इस कम्युनिटी का। ठीक है, अच्छा। अब ये ट्रीटी ऑफ चागुरामास, ये ट्रीटी ऑफ चागुरामास 1973 में हुई थी, तब ये स्टैब्लिश करा गया था। देखो अगेन मिल बांट के सब कुछ हम बातें करेंगे, यानी कि कैरिबियन कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी होगा, जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे, हम मिल बांट के उसको शेयर करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने बेनिफिट्स को और लेवरेज को और रिसोर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हैं विद इन द कैरिबियन कम्युनिटी, और जितना हो सके अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी कन्वर्जेंस हम लेके आएंगे। ऑलराइट, देन आगे बात करते हैं। नाउ कैरिकॉम इज ऑल्सो इंजॉइंग, बीच में यहां पे कुछ पॉपअप आ गया था। कैरिकॉम ऑल्सो एंजॉयज एन ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूएनजीए। ये आपको बात पता हो कि कैरिकॉम को ग्रांट किया गया है यूएनजीए के द्वारा ऑब्जर्वर स्टेटस। नवंबर 2024 में 6 मंथ्स बैक इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को चेयर्ड द सेकंड इंडियन कैरिकॉम समिट। सो हमारे रिलेशंस कैरिबियन कम्युनिटी कंट्रीज के साथ हैं, और यहां पे हमने एक एक्रोनिम दिया है कैरिकॉम को, सी यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग, जहां पे हमने 1000 एडिशनल ITEC स्कॉलरशिप्स अनाउंस करी हैं ओवर 5 इयर्स। सो इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ITEC एक प्रोग्राम है जो कि 1960s में शुरू करा गया था, और ये प्रोग्राम बेसिकली कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात करता है इन लीस्ट डेवलपिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये प्रोग्राम बहुत पुराना है। तो अंडर दिस प्रोग्राम 1000 एडिशनल स्कॉलरशिप्स की बात करी गई है ओवर द कमिंग 5 इयर्स। देन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे कैसे हम कोलैबोरेट कर सकते हैं क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कैसे टेक्नोलॉजीज लेके आ सकते हैं, हम ड्रोन्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, मिलेट कल्टिवेशन को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, बिकॉज अगेन मिलेट कल्टिवेशन इज वेरी गुड इन दोज एरियाज जो कि ड्रॉट प्रॉन है। मिलेट का न्यूट्रिशनल वैल्यू भी काफ़ी है,
मिलेट कल्टिवेशन के लिए ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसी प्रैक्टिसेस और ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी बहुत जरूरी है इन द वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज। देन आर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज। सिमिलरली आई इज फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। एज फार एज इंडिया का जो इनोवेशन रहा है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ यूपीआई, in terms of cashless payments, and ये सब चीजें डिस्कस करने की बात करी गई थी with the CARICOM community. Then C is for common concerns. कॉमन कंसर्न्स में क्लाइमेट चेंज आ जाता है, और जो लड़ाई है फॉर द स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, जो उनकी लड़ाई है अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, उसके साथ पूरी तरह से सहानुभूति रखते हुए भारत भी इनके साथ काम करना चाहता है। ओशन इकोनॉमी एंड मैरिटाइम सिक्योरिटी इज फॉर ओ, एंड एम इज फॉर मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। तो ये एक्रोनिम जो दिया है हमने CARICOM को, CARICOM, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, देन अपार्ट फ्रॉम दैट सार्गासम सीवेड मैनेजमेंट, यानी कि इंडिया ने ऑफर करा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी ऑफर करी है कि कैसे इन्वेजिव सार्गासम सीवीड को कन्वर्ट किया जा सकता है फर्टिलाइजर में। और एक बहुत सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल कंसर्न, एक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम थी फॉर द कैरिबियन कंट्रीज, उस बात का अब हल कर दिया गया है। ये टेक्नोलॉजी इंडिया प्रोवाइड करने को रेडी है। देन एनर्जी कोऑपरेशन की बात करें, देखो गयाना में बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है। गयाना में एक रीजन है जो कि डिस्प्यूट में भी है बिटवीन वेनेजुएला एंड गयाना, जिसका नाम है एस्क्विबो। वहां पे ऑयल रिजर्व्स बहुत ज्यादा पाए गए हैं और गयाना का ऑयल प्रोडक्शन बहुत बड़ा है, जिसके कारण गयाना का जीडीपी भी बहुत बूस्ट हुआ है। और इंडिया को हमेशा ऑयल की रिक्वायरमेंट रहती है फॉर इट्स एनर्जी नीड्स। तो इंडिया ने इस बात की इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करते हुए इंडिया ने गयाना के साथ भी इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स डिजाइन करे हैं, इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट्स बनाए हैं एज फार एज इंडिया कैसे लेवरेज कर सकता है अपनी सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी को, और ये सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी कैसे कैरिबियन देशों को, कैरिबियन कम्युनिटी कंट्रीज के हेल्प में आ सकती है फॉर हार्नेसिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो अगेन गयाना में ऑयल प्रोडक्शन है, तो यूजिंग ऑयल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होता है, डीजल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी होता है, हाई स्पीड डीजल के जरिए। बट बदले में हम भी तो चाहेंगे ना कि लंबे समय के लिए जितना हो सके फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारे पास टेक्निकल नो हाउ है इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वो भी हम शेयर करना चाहेंगे विद द कैरिबियन कम्युनिटी, विद द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। देन एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CELAC, CELAC। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें अमेरिका का बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं है। 33 कंट्रीज हैं फ्रॉम साउथ अमेरिका एंड द कैरिबियन। पर्पस क्या है? ये एक होलिस्टिक और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटिकल डायलॉग एंड कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म है, विच इज एन ऑल्टरनेटिव टू द OAS, विच इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स में अमेरिका और कनाडा, USA और कनाडा दोनों आते हैं। CELAC इज कंप्लीटली नॉट डिपेंडेंट अपॉन द प्रेजेंस ऑफ USA एंड कनाडा। So we do have a diplomatic relation with this organization as well, because India CELAC का joint commission exist करता है और primarily focus रहता है जैसे कि जो साउथ कोऑपरेशन, यानी कि जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं पर्टिनेंट टू पॉवर्टी एलिवेशन, पर्टिनेंट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे मुद्दों पे हम CELAC के साथ काफी कॉम्प्रिहेंसिवली काम कर रहे हैं। तो इसके एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे देखा जाता है एज एन ऑल्टरनेटिव टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, और इसमें सारे के सारे OAS मेंबर्स हैं, OAS मेंबर्स एक्सक्लूडिंग, नॉट इंक्लूडिंग USA एंड कनाडा। ठीक है, यहां पे आप मैप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब ये सारी कंट्रीज आपको याद नहीं रहेंगी, तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपने ये बात वीडियो में सुन ली है। आपको ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस, देखो ऐसे तो और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, सारी की सारी मैं वो ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो कि न्यूज में थी। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में थी, इस करके हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज कौन सी रही है? इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज की अगर हम बात करें इन साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, 5 ऐसी जगहें हैं, उसके बारे में बात करूंगा। पहला है आपका डेरियन गैप। अब ये न्यूज में क्यों रहा था? बिकॉज ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, बिकॉज ऑफ द डंकी रूट, जो कि कई सारे भारतीय भी इस रूट के जरिए जाते हैं, कोशिश करते हैं अमेरिका जाने की। इट्स अ वेरी डेंजरस एंड अ वेरी ट्रैकरस रूट। अब यहाँ पे पहले मैप में देख लो, ये मैप में देखो डेरियन गैप कहाँ पे आता है। यहाँ पे आपका पैनामा आ गया, यहाँ पे आपका कोलंबिया आ गया, ऊपर आपका गल्फ ऑफ डेरियन है और यहाँ पे आपका गल्फ ऑफ पैनामा आ जाता है। सो डेरियन गैप कोलंबिया और पैनामा के बीच में आ जाता है ना। कई सारे लोग कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम बांग्लादेश, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, वो इस रूट को अडॉप्ट करते हैं, वो इस रूट के जरिए इलीगली अमेरिका एंटर करने की कोशिश करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ देम दे कम फ्रॉम कोलंबिया, फ्रॉम वेनेजुएला, फ्रॉम इक्वाडोर। अब ये जिस कंट्रीज में से आ रहे हैं माइग्रेंट्स या रेफ्यूजी
जो रिफ्यूज सीख करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल रिफ्यूजीज जो हैं, ये कैसे देशों में से आ रहे हैं? वैसे देश में से जहां पे सिविल वॉर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो रोजी रोटी के चक्कर में या ग्रीनर पास्चर्स के चक्कर में ये अमेरिका एंटर करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका ये इलीगल तरीके से एंटर करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, ओवर 3 लाख माइग्रेंट्स, primarily people from Venezuela, they crossed the treacherous Darien Gap into Panama in 2024। डेरियन गैप एक डेंस और बहुत ज्यादा डेंजरस जंगल रीजन है कोलंबिया और पनामा के बीच में, और ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। तो प्लीज डेरियन गैप को पढ़ लेना, यहां पे मैप में देख लेना। ठीक है, यहां पे डेरियन गैप है, कोलंबिया एक तरफ है, यहां पे पनामा आ गया, ऊपर कैरिबियन सी है, गल्फ ऑफ डेरियन, नीचे गल्फ ऑफ पनामा आ गया, और ये कहां पे है? नीचे आपका पैसिफिक ओशन है। ठीक है, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। ठीक है, देखो अब अगर हम कोलंबिया वेनेजुला देख रहे हैं तो यहां पे पैसिफिक ओशन आ जाता है। तो अगर आप साउथ अमेरिका का मैप बनाते हो, जैसे मान लो कि ये साउथ अमेरिका है, यहां पे पैसिफिक ओशन है, यहां पे अटलांटिक ओशन है। आई होप इतनी सी बात आपको पता है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज वेरी बेसिक। देन बात करेंगे पनामा कनाल के बारे। पनामा कनाल न्यूज में था अगेन जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, बिकॉज अगेन डोनाल्ड ट्रंप इज सेइंग दैट पनामा कनाल को वो एक्वायर करना चाहते हैं, कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट की गलती थी, जिमी कार्टर की गलती थी कि पनामा कनाल को $1 में बेच दिया था पनामा की सरकार को। ये बात सच है कि पनामा कनाल अमेरिका ने ही बनाया था 1913-14 में, और पनामा कनाल के बनने से एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली थी दुनिया को, और स्पेसिफिकली अमेरिका को। जो डिस्टेंस है सैन फ्रांसिस्को से लेके न्यूयॉर्क का, वो छोटा हो गया था। अब देखिए, अगर आपको ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट जाना था अमेरिका के, तो आपको ऑल द वे टू द सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका से होके ऑल द वे यहां पे जाना पड़ता था। तो पनामा कनाल क्या कर रहा है? डिस्टेंस बिटवीन पैसिफिक एंड अटलांटिक, उस डिस्टेंस को कम कर रहा है, रिड्यूस्ड बाय opening up of Panama Canal। Now Panama Canal के चलते कई सारा मुद्दा अमेरिका और पनामा के बीच में रहा है इतने सालों से, बट ये न्यूज में क्यों था पिछले 2 सालों में? बिकॉज पनामा कनाल में सिवियर ड्रॉट कंडीशंस फेस हो रहे थे बिकॉज ऑफ द एल नीनो वेदर पैटर्न इन 2023-24, और जो वाटर लेवल्स हैं पनामा कनाल में वो काफी गिर गए थे, ड्रॉप कर गए थे, एंड देयरफॉर शिप ट्रांजिट्स इस रूट के जरिए बहुत कम हो रहे थे, which also posed a lot of challenge for the global trade। Despite these challenges, the canal's net income still rose to around about $3.5 billion in the fiscal year ending September 2024, which was primarily because of cost reductions and infrastructure investment। और अर्ली 2025 में हमारे जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, नॉट हमारे बट यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी कहा था कि बहुत बेवकूफी से, बहुत फूलिशली फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ने, जिमी कार्टर ने और बाद में सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन ने पनामा को सौंप दिया था। अगर आप पनामा कनाल से रिलेटेड डिटेल में जियोपॉलिटिक्स जानना चाहते हैं तो ये बात मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डिस्कस करी है हमारी ये पॉपुलर फ्यू मिनट सीरीज में। तो अगर आप पनामा कनाल सर्च करेंगे स्लीपी क्लासेस में, अगर आप सर्च करेंगे पनामा कनाल स्लीपी क्लासेस, आपको ये वीडियो दिख जाएगा, तो प्लीज जाके देखना, वहां पे डिटेल में मैंने डिस्कस करा है द होल जियोपॉलिटिक्स एंड द होल हिस्ट्री ऑफ पनामा कनाल। ऑलराइट, देन थर्ड, प्लेस नंबर 3 इज स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन। Now this is named after Ferdinand Magellan, जो कि पोर्चुगीज एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने पहली बारी सर्कमनेविगेट किया था और इस रास्ते का अंदाजा निकाला था, और ये एक बहुत मेजर मैरीटाइम रूट था बिफोर द पनामा कनाल। देखो यहां से देखो, जो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन है ये कहां पे आता है? आपका चिले के पास आ जाता है, चिले में आ जाता है। अब अगेन ये कर क्या रहा है स्ट्रेट ऑफ मैगेलन? पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन के साथ कनेक्ट कर रहा है, तो रास्ता मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ मैगेलन इज अगेन गिविंग अ पैसेज, and this is also giving a passage between the Pacific Ocean to the Atlantic Ocean। all right, okay, now climate change के कारण और जो drought conditions जो हमने देखी पनामा कनाल में, उसके चलते स्ट्रेट ऑफ मैगेलन अब फिर से बहुत ज्यादा न्यूज में था, एंड अगेन इसको रिकंसिडर किया जा रहा था एज एन ऑल्टरनेटिव शिपिंग रूट बिकॉज ऑफ द ड्राइंग अप ऑफ द पनामा कनाल। तो स्ट्रेट ऑफ मैगेलन को रिकंसिडर किया जा रहा था एज एन ऑल्टरनेटिव शिपिंग रूट फॉर द वेसल्स दैट दे कैन पास थ्रू दिस रूट, स्पेसिफिकली जो बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स होते हैं। एंड अपेरेंटली यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट आता है बाय द नेम ऑफ पुंटा आरेनास। ये देखिए यहां पे आपका पुंटा आरेनास है, ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पोर्ट
सिटी आ जाती है इन चिले, पुंटा आरेनास। तो चिली की जो सरकार है वो अपेरेंटली इसके ऊपर पुंटा आरेनास पे जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो कमर्शियल फैसिलिटीज है उसको और एक्सपैंड कर रहे हैं, ताकि ये जो पोर्ट है पुंटा आरेनास ये और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सके। एंड अपेरेंटली चाइना और रशिया भी यहां पे बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। चाइना और रशिया भी इस वक्त एक दूसरे के साथ कॉम्पीट तो नहीं बट कोलैबोरेट कर रहे हैं कि कैसे पैसिफिक अटलांटिक कनेक्टिविटी का लेवरेज उठाया जा सकता है। ऑलराइट, ओके, देन नंबर 4 इज एस्क्विबो रीजन। ये न्यूज में क्यों था, ये देखिए एस्क्विबो रीजन, ये देखो ये ना ये 2/3 हिस्सा है। दिस इज ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द साइज ऑफ गयाना। अब एस्क्विबो रीजन वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन वेनेजुएला एंड गयाना। नाउ लेट मी टेल यू, गयाना जो है वो एक फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनी था। ऑलराइट, नाउ वेनेजुएला और गयाना के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा है कि जो एस्क्विबो रीजन है वो किसका होना चाहिए। वेनेजुएला ये कह रहा है कि ये जो रीजन है ये हमारा होना चाहिए। अपेरेंटली बहुत साल पहले ट्रीटी साइन करी गई थी, किसी जमाने में ये रीजन वेनेजुएला के कब्जे में होता था, उसके अंडर होता था, लेकिन अभी जब से गयाना इंडिपेंडेंट हुआ है तब से जो ये रीजन है एस्क्विबो रीजन, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गयाना। ऑलराइट, अब यहाँ पे ना ऑयल रिजर्व्स बहुत पाए जाते हैं और बिकॉज ऑफ द अबंडेंट ऑयल रिजर्व्स प्रेजेंट इन द एस्क्विबो रीजन, गयाना हैज ग्रोन ट्रेमेंडसली। इसकी जो इकोनॉमी है हैज ग्रोन मैसिवली, मोर देन 60% जीडीपी ग्रोथ देखने को मिला है विद इन गयाना इन अ स्पैन ऑफ 4 to 5 years। 2013-2014 में अपेरेंटली ऑयल रिजर्व्स एस्क्विबो रीजन में पाए गए थे और तब से लेके अब तक इस देश की, इस छोटे से देश की गयाना की चांदी ही चांदी है। ऑलराइट, नाउ वेनेजुएला ने एक नेशनल रेफरेंडम कंडक्ट किया था आस्किंग द सिटीजंस वेदर टू रिजेक्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द आईसीजी। आईसीजी ने कहा था कि ये जो एस्क्विबो रीजन है गयाना का है, आप इसको नहीं ले सकते हैं, या क्रिएट अ न्यू वेनेजुएलन स्टेट कॉल्ड एज द गयाना एस्क्विबा। रिजल्ट क्या था, 95% वोटर्स सपोर्टेड द मूव। और वोटर्स ने यह भी कहा कि यार कि तुम इसका बंटवारा करने को फिर हो गयाना का, तुम अपने देश में देखो कि वेनेजुएला में कितनी मंदी है, कितनी ज्यादा मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस है वहां पे, कितनी मैसिव इन्फ्लेशन है, कितनी मैसिव पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है। तो ये सब मुद्दों पे पढ़ने की क्या जरूरत है। ऑलराइट, नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की इन्वॉल्वमेंट, गयाना ब्रॉट द डिस्प्यूट टू द आईसीजे व्हिच असर्टेड जुरिस्डिक्शन इन 2020। अब आपको पता है कि आईसीजे के पास अगर 2 या 2 से ज्यादा मेंबर स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई इंटरनेशनल लॉ को इंटरप्रिटेशन को लेकर कंफ्यूजन है, तो वो आईसीजे के पास जा सकते हैं। आईसीजे इज एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। आईसीजे ने वेनेजुएला को वार्न किया था कि देखो ये यूनिलैटरल एक्शन मत लेना और कोई रेफरेंडम मत ऐसे उठाना, जो एस्क्विबो रीजन है वो गयाना का है, उसी का रहेगा। ऑयल डिस्कवरीज, एक्सॉन मोबिल ने बहुत लार्ज मात्रा में ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स गयाना के वाटर्स में डिस्कवर करे थे और दिस इज अगेन वेरी क्लोज टू द डिस्प्यूटेड रीजन जो कि एस्क्विबो रीजन है। और वेनेजुएला ये क्लेम करता है कि गयाना इज इलीगली एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज। वैसे आपको ये भी बता दूं, जो सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं दुनिया भर में वो कौन से देश में है, वो वेनेजुएला में है। ये भी आपको मैं बात बता दूं। Now, this region is very rich in gold, diamonds, timber and oil, and this is again very, very critical and very important to the economic future of Guyana. लास्ट हम बात करेंगे पोर्ट ऑफ कैलाओ के बारे। पोर्ट ऑफ कैलाओ अगेन यहाँ पे ये पेरू में है, पेरू का कैपिटल है लीमा। पोर्ट ऑफ कैलाओ इज ओपनिंग अप टू द पैसिफिक ओशन। ये पोर्ट न्यूज में क्यों है, बिकॉज पोर्ट कैलाओ और चांकाई पोर्ट ये 2 ऐसे पोर्ट्स हैं जहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा ड्राइव कर रही हैं। चाइना यहाँ पे हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। पेरू इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। तो ये जो 2 पोर्ट्स हैं, पोर्ट कैलाओ और पोर्ट ऑफ चांकाई, ये दोनों पोर्ट्स काफी आसपास हैं, सामने ही हैं, मतलब एक ज्यादा दूरी पे नहीं है। ये दोनों पोर्ट्स पे चाइना सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट कर रहा है, व्हिच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अमेरिका, बिकॉज अमेरिका का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो साउथ अमेरिका रह चुका है, लेकिन अभी अमेरिका का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है जो कि उसका बैकयार्ड है, व्हिच इज साउथ अमेरिका एंड द कैरिबियन रीजन, दैट इज स्लिपिंग अवे फ्रॉम द हैंड्स ऑफ यूएसए एंड ड्रिफ्टिंग क्लोजर टुवर्ड्स चाइना। सो दोस्तों, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे डिस्कस करी हैं। प्लीज इसको एक बार डॉक्यूमेंट को रिवाइज कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और अगर आप कुछ चाहते हैं स्पेसिफिक वीडियोस में बनाऊं पर्टिनेंट टू प्रीलिम्स, जो प्रीलिम्स के लिए आप अभी इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर किसी टॉपिक पे स्टक हैं, उसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे, चलो पेड कोर्सेज तो बहुत सारे हैं, बट एक क्विक 15-20 मिनट का वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझे बताना, मैं जरूर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे लेके आऊंगा। आई विल सी यू वेरी सून। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।